AFAI नेशनल समिट एंड इंडियन क्लाइमेट लीडर अवार्ड्स 2025 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किए जाने वाले निवेश और वित्तीय योजनाओं पर चर्चा की। MD REC Limited. I would like to congratulate Association of Financial Advisors of India for organizing this day-long session on green finance, investment and achieving net zero ambition by the year 2070. I hope that deliberation in this day-long conference will prepare a practical roadmap for achieving our ambition of becoming net zero by the year 2070, and various facets of green finance and the investment would also be deliberated, because we have to provide customized solution to the requirement of the developers. That also, this aspect would be deliberated. My best wishes for Association of Financial Advisors of India. This workshop on a very relevant topic, which is going to be very, very important in driving the Indian economy as well in coming years, coming decades. And I hope that on the conclusion of this workshop, there would be solutions which will be emerging to support the financing of energy transition and also the objective of government of सर, जो भारत के जो जलवायु परिवर्तन है उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो ग्रीन जो फाइनेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है? डिसरप्शन है, नया वैल्यू चेन लगेगा, इसलिए उस स्थिति में फाइनेंस जो है वो हर एक स्टेप पर, जैसे स्टेशन की तरह समझिए, हर एक स्टेशन पर फाइनेंस की आवश्यकता होगी। यह फाइनेंस किस प्रकार से कम दर पर, कम इंटरेस्ट रेट पर आसानी से सुलभ हो सके, उसके बाद ही जो है ये ट्रांजिशन का सबसे बड़ा इनेबलर आप समझ लें वो ग्रीन फाइनेंस ही है। सर, भारत को जो जलवायु परिवर्तन से जो जुड़े सबसे जोखिम के पहलू क्या होंगे जो ग्रीन फाइनेंस को इफेक्ट करेंगे? नहीं, जो टारगेट्स जो हम लोगों ने बनाए हैं वे बड़े ही एस्पिरेशनल टारगेट्स हैं, और कई क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लीजिए, यहाँ पर केवल भारत यह नहीं चाहता कि हम केवल ईवी यूजिंग नेशन बने, हम यह भी चाहते हैं कि हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अब उस स्थिति में आपका एस्पिरेशन और भी ज़्यादा है, तो उस तरह का हम एस्पिरेशन रखते हैं, तो नेचुरली जो एफर्ट है, जो कमेंसुरेट एफर्ट है, वो फाइनेंस की तरफ से और भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना अभी कि केवल यह सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से संभव नहीं है, इसके लिए तमाम तरह के ब्लेंडेड फिनांस, पीपीपी मॉडल, सारे मॉडल्स को लेकर के आना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को हम आगे दिशा दे सकते हैं। सर, नेट जीरो को 2070 तक हम कैसे अचीव कर पाएंगे? इसका रोड मैप क्या है आप लोगों का, और जो कार्बन एमिशन है उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या चैलेंजेस है? नहीं, 2070 तक जो हमने टारगेट रखा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उसको अचीव करने के लिए जैसा हमने बताया कि जो इसमें सारे लोग जो मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, सबों ने अपने छोटे छोटे जो हैं वो बना रखे हैं, रोड मैप्स बना रखे हैं, और उनको इंटीग्रेट करके ये भी बनाया जा रहा है कि कैसे इसको अचीव किया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ केवल 2070 में नहीं दिखना है, एक उसके माइलस्टोन्स भी होने चाहिए कि 5 वर्ष के बाद हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 10 वर्षों के बाद हम कहाँ तक पहुँचेंगे, इस प्रकार से एक माइलस्टोन दिखना चाहिए। वो पूरे का पूरा वो जो ट्रांजिशन है वो होते हुए होना चाहिए, दिखता चाहिए। इसलिए उसके लिए, और जो जैसा बताया आपने पूछा कि कई सारे उसके पूरा एक इकोसिस्टम है, हर एक चीज़ का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको ग्रो कराना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ियों की बात है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टेंट है, डिमांड होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, फाइनेंसिंग होनी चाहिए, रेगुलेटरी और पॉलिसी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम उसके लिए खड़ा होना चाहिए। इसके लिए फाइनेंस, जैसा हमने बताया, हर जगह पर वो इम्पोर्टेंट है, तो फाइनेंस के सपोर्ट के साथ और जो कमिटमेंट है, जो हमारा पॉलिटिकल विल है, इन चीज़ों के साथ निश्चित ही हम समझते हैं कि इसको हम अचीव कर देंगे। सर, आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात की, तो बट अभी बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जो रिन्यूएबल सोर्स बेस्ड नहीं है, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव, और क्या हमारे पास ऐसा कोई डाटा है जो हमें ये बता पाए कि एग्जैक्टली कितने ऐसे व्हीकल्स होंगे जो चार्जिंग स्टेशन के थ्रू जब चार्ज भी कर रहे हैं तो वो रिन्यूएबल सोर्स का यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ वो ईवी बेस्ड है? निशांत जी, यू कैन आल्सो टेक निशांत आर्या सर, बिकॉज़ आपका ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस
नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि जब ग्रिड के अंदर हमारे पास लगभग 500 गीगावाट का पावर है ब्लेंडेड फ्रॉम ऑल डिफरेंट सोर्सेज, उसके अंदर मोर देन 1/3 पावर जो है रिन्यूएबल का है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी जो पावर यूज किया जा रहा है चार्जर्स के अंदर वो 1/3 रिन्यूएबल है। बट डेफिनेटली जैसे आगे बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट, तो उसके अंदर ओपन एक्सेस का पर्सपेक्टिव आ रहा है जगह जगह पे, एनर्जी स्टोरेज का आ रहा है, बिकॉज कई रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जो कि रात को अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, कई अच्छे होते हैं जो कि दिन में अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए राउंड द क्लॉक पावर चाहिए हर जगह पे। तो राउंड द क्लॉक पावर के लिए जो गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट का इस डेकेड के एंड तक 2030 का, उसके बेस पे काफी बड़ा चेंज होगा और डेफिनेटली हम ऑलमोस्ट 50% के पास पहुंच जाएंगे। बट जब ईवी की बात करते हैं 2030 तक, पर जब ईवी की बात करते हैं तो जो ओपन एक्सेस और अलग अलग पॉलिसीज आ रही हैं उसके बेस पे काफी फास्ट ट्रांजिशन होगा, बिकॉज ईवी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर होगा पावर का, और वो रिन्यूएबल पावर जो ग्रिड में जाती है उसकी स्टेबिलिटी ही बढ़ाएगा। ये जो आपने कुछ अवार्ड्स की बात की है, इंडियन क्लाइमेट लीडर अवार्ड, इसके बारे में कुछ बताएंगे? Ashish. Yeah, so FAI, the national body for the financial advisors of India, this initiative which the FAI taking for the Green Finance and Investment Summit. So the idea was just to recognize the people or the corporates those are doing wonderful in the green sector. So we have categorized awards in 5 categories. One is for financial institutions, mainly the banks and NBFCs, those are doing well in the green finance sectors. Then we have categorized the another sector which is investor, because private equity and VC funds are very very important, because they are coming early in the any company or any organization for the growth of the organization, for they are taking risk also. So they will be the another category of the award winner. And the third is the sector which is industry like solar, wind and hydrogen and biofuel. So these companies which are doing very well in the sector and they have demonstrated their performance, so they will be the winner of the awards. So and this is third category, and the fourth category the company which are in EV sector actually. So EV is one of the core area for the growth of the logistic system in the future or transportation. So the EV company which are into passenger vehicle and the commercial vehicle. So we have divided in two parts. So they will be we have recognized those players those are doing well. So we got something around 45 nominations from the different category of the companies or the financiers. Out of that, we are announcing 12 awards today in these categories, and we would like to congratulate to all of them who are the winner. But those are not the winner, they are doing well. Maybe next year they can get the award. खाली आशीष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए खाली हमारा ये गंतव्य था या मंतव्य था कि सर कि आज के दिन क्लीन टेक में बहुत कुछ काम करना बाकी है और बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, और आप लोगों को सबको पता कि कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम काम कर पा रहे हैं। हमारे पास अभी नई नई से टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, हमको सेक्टर हम ठीक से समझ रहे हैं, पॉलिसी मेकर को भी अभी तक पॉलिसी के बारे में ठीक से नहीं पता है, हम काम करते करते सीख रहे हैं। तो उसके अंदर में हमको नए जो यंगस्टर या नई जो कंपनियां जो इस तरीके के रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अंदर आके जो अपना काम करना चाह रही है और इसको बढ़ावा दे रही है, तो हमें लगता है कि सर हम सबका एक साथ होना चाहिए कि हम उसको इनकरेज करें, इस तरह की मुहिम को इनकरेज करें और उन लोगों को एकदम इनकरेज करें कि सर कि इस तरह के आप एरिया में आइए, और ये तो हमारा और आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि जब गवर्नमेंट PSU कोई बाजार में पैसा बोरो करने जाती है तो उसको कम रेट पे मिलता है, बिकॉज मार्केट को ये भरोसा है कि इसके पीछे भारत सरकार है। तो प्राइवेट सेक्टर जब जाता है बाजार में पैसा रेज करने, उसको पैसा महंगा मिलता है, राइट। तो अगर हम दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक ही तरह का बिजनेस, एक ही तरह की डील को हम दोनों चेस कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा उस हद तक जब तक जो उनको चाहिए। और अगर प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो कैपिटल कैसे आएगी, बिकॉज कैपिटल की कॉस्ट है दैट, वो कॉस्ट। तो ये जो गैप है इसको हमको ब्रिज करने के लिए एक बार तो इंसेंटिव देने पड़ेंगे कंट्री को। जब वो लोग आ जाएंगे, जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा, जब उनकी क्रेडिट रेटिंग अपने दम पर AAA हो जाएगी, तो वो भी उसी रेट पे बोरो कर सकेंगे जिस रेट पे PSU कर रहा है। लेकिन जो स्टार्टिंग डिसएडवांटेज है
or during that first 5 to 10 years when you need a support, that has to be structured. You know, उसी के बाद जो है फिर वो, और एक बार प्राइवेट सेक्टर की खासियत है कि एक सक्सेसफुल कंपनी आ गई जिसने ये करके दिखा दिया और आईपीओ कर दिया सक्सेसफुली, सब शेयर होल्डर्स का रिटर्न, सारे स्टेक होल्डर का अच्छा बना, उसके बाद 10 आएंगे अगले साल। ज़रूरत होती है एक रास्ता खोलने की, उसके बाद हमारे एंटरप्रेन्योर्स बड़े डायनामिक हैं, वो फटाफट उस चीज़ को टेकअप कर लेंगे। तो आई थिंक एक मॉडल, एक रास्ता निकालने की बहुत ज़रूरत है। खाली सर की बात करते हुए, हम लोग रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड बोल के इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है, जहाँ पे हम लोग लोगों को पैसा दिलाने में मदद करते हैं। मैं खाली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ लास्ट 5 साल के अंदर में, कि हमारे पास किस तरीके के क्लाइंट ज़्यादा आते हैं जो पैसा मांगने की बात कर रहे हैं। तो मैंने और आशीष जी ने अभी हमने मिलकर वो स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास लगभग 60% क्लाइंट वो आ रहे हैं जो लोग आगे ग्रीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे आपने कहा कि बहुत ही इंकरेजिंग साइन है, यदि आप देखेंगे कि बैंकों के पास भी किस तरीके के लोग जा रहे हैं जो ज़्यादा पैसा मांगने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर में भी बहुत खाली उसके अंदर में मेजॉरिटी प्रपोजल जो आ रहे हैं बैंक के पास भी वही लोग जा रहे हैं जो लोग ग्रीन में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारे पास भी एज एन एडवाइजर ऑल्सो वही लोग आ रहे हैं जो लोग ज़्यादा ग्रीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लास्ट 2-3 साल से यदि आप देखते हो कि कहाँ पे पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगा रहा है, कहाँ ज़्यादा माने लोग बिजनेसमैन कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो ग्रीन से रिलेटेड ही बिजनेस होगा, बिकॉज देन ओनली उसको भी पता है कि सर आगे जाके भविष्य यही है। बिजनेसमैन वहीं पैसा लगाता है जहां उसको लगता है कि जहां पे भविष्य वही है, मार्केट वहीं एग्जिस्ट करता है, सब कुछ वहीं एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा ज्योति जी की बात पे कि इसमें क्या हो रहा है कि एक तो है ग्रीन सेक्टर में लोग जा रहे हैं, दूसरा जो लोग ग्रीन सेक्टर में नहीं है वो अपने आप को ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो वी कॉल्ड ट्रांजिशन फाइनेंस, इसमें कि लाइक अभी 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जेके टायर का नाम सुना होगा आपने, इंडिया की टायर की सबसे बड़ी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है। उन्होंने अभी एक प्लांट लगाया है, वो ग्रीन टायर के लिए लगाया है उन्होंने, और उसमें एक $100 बिलियन उनको फंड किया है IFC वर्ल्ड बैंक की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली फॉर दी सस्टेनेबल बिजनेस विच दे आर डूइंग। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है, अभी एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन फाइनेंस फॉर कंपनी विच आर इनटू ग्रीन, दूसरा सेक्टर है जो ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश सेक्टर है उनको अपने प्रोसेस को ट्रांजिशन करना है। उसके लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो अभी तक हमने कैप्चर ही नहीं की है। दूसरी कंपनी है JSW, उन्होंने ग्रीन स्टील के लिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। तो ये जो सेक्टर है ये इट विल बी ए मिक्स ऑफ दैट। नए सेक्टर जो क्रिएट हो रहे हैं EV में है या सोलर में है या ग्रीन हाइड्रोजन में है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो स्टील, ऑटो और आपका जो भी अदर सेक्टर्स हैं, फूड में, एवरीबडी विल ट्रांजिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टू ग्रीन। और उसका एक एडवांटेज और है कि वो अक्रॉस दी वर्ल्ड, नाइका ने अभी अनाउंस किया है, जो वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने जो वेंडर हैं उनसे वही वेंडर से प्रोडक्ट लेंगे जो कि अपना ESG कंप्लाइंट है। विद इन आई थिंक 2 years दे विल मेक इट कंपलसरी। दे आर थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स अक्रॉस दी वर्ल्ड, इंडिया में भी काफ़ी सप्लाई ले रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन जो होगा वो इट्स नॉट कंपनी अपने आप कर रही है, लेकिन उनको बड़ी कंपनीज के वजह से उनको करना भी पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम है जो अभी हम देख रहे हैं, वो शायद 10% ही है। अभी इसका 10 टाइम्स अभी होना है, जो कि मेरे 2-3 सालों में हमें पता लगेगा कि क्या चीज़ निकल के आ रही है, उसके बेसिस पे और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हमारी। सेबी ने अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें उन्होंने ESG रेटिंग के लिए बात कर रहे हैं। जैसे अभी RBI ने, रेगुलेटर ने कह दिया कि अप टू 50 करोड़ तक की बैंक आज के दिन में क्रेडिट रेटिंग नहीं मांगती, लेकिन अब बैंकर धीरे धीरे करके जो भी आप किसी भी सेक्टर में, आप चाहे कपड़ा का काम कर रहे हो, लोहे का काम कर रहे हो, आपको हो सकता है कि ग्रीन से कोई लेना देना नहीं हो, उसके बावजूद भी यदि आपको ESG रेटिंग करानी पड़ेगी। ESG रेटिंग यदि आप कराते हैं तो आपको पैसे मिलने में आसानी होगी और आपको कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कम मिलेगा। तो हम आपको इंसेंटिवाइज ये कर रहे हैं कि सर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आप ESG रेटिंग तो करा लीजिए। तो धीरे धीरे करके हम वो बाकी के इंडस्ट्री जिनको लगता है कि हमको ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, उनको भी हम धीरे धीरे करके वो अवेयरनेस की तरफ लेके आ रहे हैं। तो रिसर्जेंट इंडिया ने भी ESG रेटिंग का लाइसेंस लिया है, जिससे कि हमको ये लगता है कि हम हर जितनी भी तरह की जो इंडस्ट्री जो ग्रीन से वास्ता ना भी रखती है, उसको भी हम ESG रेटिंग करा के उसको हम लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम उसको पैसा दिला सकते हैं। And overseas across the world, because the products are not only local but global, and that is where we all seek today, and that is something
which all of us are gunning for, that how electric mobility gets a tag of infrastructure going forward to attract more and more capital. But nonetheless, even when that is not being done, what is being seen today, when we look at a lot of global international financial institutions